हसन निसार साहब, इस्लामाबाद टॉक से एक सफर शुरू हुआ और अब जिनेवा में एक मुआहदे के ऊपर मंतज होने जा रहा है। ये 65 दिन की जो कश्मकश और सूरत हाल रही, पाकिस्तान ने अपनी अमन के लिए कोशिशें जारी रखी, आखिर आके कतर भी साथ मिला मॉनेटरी मामलात के लिए, मगर क्या पाकिस्तान की सालसी के बगैर ये जिस जिनेवा मुआहदे की आज बाज़गश्त है, ये मुमकिन हो पाता? पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं दरअसल ना इतराफ़ कर रहा हूँ पब्लिकली, मैं ज़रा कम जहन और कम ज़र्फ सा आदमी हूँ। इससे भी कहीं ज़्यादा देखो, दुनिया का अमन ज़रूरी है, लेकिन इससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा अहम मेरे मुल्क के अंदर का अमन है। और अमन का मतलब यही नहीं होता कि गोलियां चल रही हों तो वो बदअमनी है। देखो, अपने घर में आग लगी हो ना, तो साथ वाली गली में उधर आग बुझाने जाओगे? बहरहाल वो एक बड़ा मशहूर उसमें विजडम है कि तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़, तू कोई और कर लेगा। इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। शुरू होने के पीछे सारे फैक्टर्स हम नहीं जानते, इसके इख्तिताम के बारे में भी सारे फैक्टर्स हम नहीं जानते, गेस वर्क है। मैं जो बात कर रहा हूं वो मोटी चटकी, मैंने वही कहा ना, कम ज़हन आदमी वाली। घर यानी मुल्क के अंदर घमसान की जंग जारी है। भूख, नंग, बद इंतजामी, करप्शन, बेरोजगारी, जहालत, नफ्सा नफ्सी अवाम के दरमियान कुछ के पुश्ते कहते हैं ना जो लग रहे हैं। मुझे मुल्क के अंदर अमन सुख सुकून से ज्यादा दिलचस्पी है। मेरे लिए बहुत सानवी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सानवी। मगर सर, इस जंग का एक एनर्जी क्राइसिस एंगल भी तो था ना, उसने तो हमें बहुत ही मुतासिर करना था अगर कंट्रोल ना कर पाते। यार होता रहे एनर्जी क्राइसिस, होता रहे एनर्जी क्राइसिस, कैन यू कंपेयर? मैं नहीं करता। ये ईरान, अमेरिका वगैरह, ये वो सारी दुनिया में जो मुल्क के अंदर हो रहा है, मुझे वो ही चैन लेने दे रहा। मैंने कहा ना, मैं कम ज़हन आदमी हूं। मैं बहुत दूर तक जा नहीं सकता, मुझे यहां से फुर्सत नहीं मिल रही। मैं डेली अखबारें जितनी पढ़ता हूं, उसमें जो जो खबरें होती हैं, इस मुल्क में अरबों खरबों के स्कैंडल्स, दुआनियां चुवानियां दे रह गए, लोग भूखे मर रहे हैं, जो जो हालात हैं, एड चल रहे हैं तुम्हारे टीवी चैनल्स पे। तो ऐसी है। और जो बात आज आप कर रहे हो, मैं ये जब सिलसिला शुरू हुआ है 5 दिन बाद या 4 दिन बाद मेरा प्रोग्राम था, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने कहा था, ठप्पे रहो, अमीनत तमाला पाओ, लुडियां पाओ। आज भी वही सवाल है कि आगे क्या होगा। तो होता रहे, करो, अच्छी बात है। बाहर अपने बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो बाकियों का पीड़, मतलब मेरी समझ से ही बाहर है। ठीक, मेरे लिए ये सवाल जो है ना, इट्स नॉट वैलिड पॉइंट है कि दाखिली समाजी माशी मसाइल मौजूद है, लेकिन बाहर का मसला भी कहीं ना कहीं हमें ही इम्पैक्ट करने को था मजीद। रजा रूमी साहब, 65 दिन का ये स्कोर कार्ड है इस्लामाबाद से जिनेवा तक का, अब एक सिग्नेचर होने जा रहे हैं जिनेवा में। बार बार अमन की कोशिशें नाकाम हुई हैं। यहाँ से आगे आप क्या समझ रहे हैं कि एक अमन मुआहिदा होगा जो हतमी होगा, या अभी भी उसके अंदर बहुत कुछ देखने को बाकी है और बार बार उसकी कमजोरी मुतासिर करेगी दुनिया को? सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम और पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत काबिल फख्र चीज है। और आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो पहले भी अमेरिका के मामलात में जो है वो शामिल रहा है, लेकिन वो जंगी मामलात थे, चाहे वो कोल्ड वॉर हो या वो अफगान जिहाद हो 1980 की दिहाई का, या ये जो वॉर ऑन टेरर जनरल मुशर्रफ के जमाने में, इन तीनों अदवार में पाकिस्तान अमेरिका की मावनत करता रहा है। लेकिन जंग के लिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए, जिसे कहते हैं, सर तोड़ कोशिश की है, और बहुत सी नाकामियों के बावजूद, बहुत से रोड ब्लॉक्स के बावजूद इस माहिदे को पाया तकमील तक पहुंचाया है, जिस पर दस्तखत हो रहे हैं। रजा रूमी साहब, जहां दुनिया पाकिस्तान के सालसी किरदार और इस अमन की बहाली की तारीफ कर रही है, वहां वजीर आजम पाकिस्तान खुद खड़े होकर अंदर पार्लियामेंट में भी कह रहे हैं कि सब कुछ में फील्ड मार्शल का हाथ है, उनकी अनथक मेहनत का भी नतीजा है। तो मजमूई तौर पर क़यादत ने मिलकर एक एफर्ट किया उस पीस के लिए, जहां पाकिस्तान हमेशा प्रॉब्लम के तौर पर देखा जाता है, वहां पाकिस्तान पीस डिलीवर कर रहा है दुनिया को। जी बिल्कुल आयशा, और यही बात अहम है कि वजीर आजम ने ये जो जिक्र किया है, ये देखिए ना, ये तो इस वक्त एक तयशुदा बात है कि मुल्क में जो निज़ाम है उसको हाइब्रिड बोला जाता है, और उसमें मिलजुल कर ही काम हो रहा है। सिविल मिलिट्री
लीडरशिप जो है वो ही आगे बढ़ा रही है। अब लोग इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं, वो हम किसी और दिन बात कर लेंगे। आज जो अच्छी बात है उस पर बात करते हैं। लेकिन इस जंग के जो जिक्र आपने पहले किया और मैं सुन रहा था सारी बात, इसमें जो सबसे अहम बात उभर कर ये भी आई है कि देखिए ईरान ने अपना दिफा जो है वो बहुत ही मुसम्मम तरीके से किया है और उसने एक सुपर पावर के सामने सीना सपर होकर अपनी स्टेट को, अपनी हुकूमत को गिरने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है और इसमें ईरान की अपनी, जिसे कहना चाहिए क्रेडिट जाता है उनको। उनके साथ बहुत सारे ममालिक नहीं थे, हत्ता कि जो खित्ता भी है हमारा उसमें भी अक्सर जो गल्फ के ममालिक थे वो तो दूसरी साइड के ऊपर थे। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपने पत्ते खेले, मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन्स का जिक्र तो होता ही है, आबनाए हुर्मुज को जिस तरीके से उसने एक स्ट्रेटेजिक लीवर के तौर पर इस्तेमाल करके अमेरिका को और मगरबी दुनिया को और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को भी एक तरीके से झंझोड़ा, वो बहुत बड़ी एक इस पूरी पिछले कई महीनों की जो जंग है उसका एक सबक है। और मैं समझता हूं कि अब इससे ये भी साबित हुआ है कि इस पूरे वाकये के बाद, अगरचे कि आपने जो सवाल किया है वो ये है कि क्या ये मायदा देरपा होगा, जी बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो वो बकौले शख्स पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे मामलात और नुकात के ऊपर मजीद गुफ्तगू और फैसले होने हैं, जिसमें कि ईरान को जो पैसे जो उनका एक उन्होंने अपना हक कहा हुआ है कि हमें दें, 24 अरब डॉलर का जिक्र हो रहा है, वो किस तरीके से और कब उनको मिलेगा, सैंक्शंस पूरी तरह से हटेंगी कि नहीं, और ये कि न्यूक्लियर जो मसला है उसके ऊपर क्या समझौता होगा, ये अभी ओपन एंडेड सवालात हैं। लेकिन नवंबर तक अमेरिका जो है वो उसकी यही ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से इस मामले को निबेड़े, क्योंकि नवंबर में जी जो मिड टर्म इलेक्शन है आयशा, अगर ये मामला आगे बढ़ता है, दोबारा से जंग स्टार्ट होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका। मैं कई बार ये आपको अर्ज कर चुका हूं पिछले कई हफ्तों से कि अमेरिका की बिल्कुल लिमिट पहुंच गई थी, इसलिए ये एक बड़ी अच्छी विंडो है कि अगले आने वाले 3-4 महीनों में ये मामलात भी किसी हद तक सेटल हो जाएंगे। और तीसरी एक अहम बात जिसका मैं तस्करा कर दूं, और वो ये है कि गल्फ के ममालिक में भी अब एक गल्फ का जो पूरा रीजन या जिसे वेस्ट एशिया कहा जाता है, वहां पे भी ईरान एक मिडिल पावर के तौर पर उभर कर सामने आया है। जैसे कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर के तौर पर अपना लोहा मनवा चुका है पिछले साल से, और इस बार इस डिप्लोमेसी और अमन के खेल में भी पाकिस्तान सरे फहरिस्त रहा है। अब ईरान एक दूसरी पावर के तौर पर उभरा है, और देखना है कि ईरान का बतौर मिडिल पावर उभरना मिडिल ईस्ट को किस तरह शेप अप करता है। भले जिस तरह रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं बहुत से ओपन एंडेड सवालात हैं, मगर फिलहाल दुनिया अमन का सांस ले कि मामलात बेहतर तौर आगे बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। प्रोग्राम में जिक्र हुआ मुल्क के दाखिली मसाइल, वहां पर सियासत, जमहूरियत सवालिया निशान रहती है। इसी पर गुफ्तगू के ऑपोजिशन लीडर ने जो सवाल रखा, वजीर आजम का जवाब किया था। इस ब्रेक के बाद